यस, सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्पेरिकल एंड सिलिंड्रिकल चार्ज्ड कंडक्टर्स के बारे में ऑलरेडी बात की थी। उनके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंदर बाहर सरफेस पे कितना होता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द चार्ज इटसेल्फ। तो वो सब हमने देखा था, और इवन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देखी थी लास्ट लेक्चर में। तो अभी आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटर के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा। उससे पहले गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन जो हमारा बचा हुआ है, तो वो हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर आगे कैपेसिटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखो Gauss theorem, which tells us simply that the flux, total flux passing out through any closed surface is always equal to the 1 upon epsilon naught times the algebraic sum of all charges enclosed by that surface. This is the Gauss theorem. So based on this, we can just have derived the formula for surface, the electric intensity due to the charge conductor of any shape, जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का एक चार्ज कंडक्टर अगर है, सपोज सिग्मा इतना चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर रखा हुआ है, सिग्मा इतना चार्ज पर यूनिट एरिया अगर ये रखा हुआ है, तो उसके यहाँ पे इस जो नजदीक वाले पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूला से दिया जाता है। ये हमने ऑलरेडी कल भी देखा था, लास्ट लेक्चर में भी देखा था, करेक्ट। So using this formula, we can just be able to get this sigma to be expressed in terms of intensity in this way. So the surface charge density is equal to epsilon naught into electric intensity. That means that there is a direct relationship between sigma and electric intensity. If we consider the two spheres, one smaller and suppose one larger, then in this case, suppose that the same charge is kept on both of the spheres. अगर Q इतना चार्ज हमने इसके ऊपर भी रख दिया और इसके ऊपर भी रख दिया, चलो ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जब हम ये चार्ज यहाँ पे रखेंगे, इस सरफेस पे रखेंगे, तो इसका रेडियस तो छोटा है, हम देख सकते हैं R1 is very very small than R2, we can see. So because since radius of this first sphere is going to be small than the radius of the second one, sigma, which is the surface charge density, will actually be given by Q upon 4 pi R1 square here, whereas sigma 2 here we can say sigma 1, and this is sigma 2, which is given by the same charge Q. If it is placed on the surface of this radius here, then it will be 4 pi R2 square in this way, correct? So in this way, we can just get that since R1 is less than R2, so the sigma 1 will be actually greater than sigma 2. Do you agree with this? Just why? Because see, जबकि यहाँ पे R1 छोटा है और छोटा सरफेस पे अगर उतना ही चार्ज अगर यहाँ पे रख दिया, तो वो ज्यादा क्राउड करके रहेगा। देखो, क्राउड विल बी वेरी मच लार्ज हियर because the same charge is to be put on the surface of a smaller sphere. क्योंकि यहाँ पे जगह ही कम है ना, तो जगह कम होने की वजह से उतना ही चार्ज जो है वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत क्राउड करके रहेगा। जबकि अगर सेम चार्ज इस स्फीयर पे अगर हमने डाल दिया तो वो आराम से रहेगा, ठीक है ना। द चार्ज विल जस्ट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी वाइडली ऑन दिस होल स्फीयर बिकॉज इट्स साइज इज मोर। तो साइज ज्यादा होने की वजह से सेम चार्ज होके भी यहाँ पे सिग्मा जो है वो अलग अलग रहेगा। sigma 1 will be more than sigma 2 just because R1 is going to be less than R2. ये पता है समझ में ठीक से। And because of this reason here, we can just be able to get that this sigma 1 will give rise to more electric field, क्योंकि सिग्मा एंड ई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे हमने यहाँ पे देखा अभी कि सिग्मा और ई के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जब ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बहुत ज्यादा होगा जरूर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस फर्स्ट चार्ज विल आल्सो बी वेरी मच स्ट्रॉन्गर than the electric field of this second charge here. So ये second वाला जो चार्ज है
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, it will be somewhat weak, but just because its surface charge density is less. And that's why we can just say that this E1, that is electric intensity due to this first surface, will actually be greater than the electric intensity due to the second surface here. So this is the important thing to understand, remember. Okay, so जिस surface पे ज्यादा चार्ज होता है तो उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और जिस सरफेस के ऊपर कम चार्ज होता है उसके ऊपर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होता है। लेकिन ये कब होता है, जब चार्ज सेम हो। ठीक है, चार्ज अगर सेम डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने तब ऐसा हुआ करता है। ठीक है, ये एक बात अच्छी तरह समझ के लो। दूसरी तरफ ये भी एक समझ के लो कि अगर मान लो हमने जो दो सरफेसेस है, दो स्पीयर्स है सपोज, और इन दोनों स्पीयर्स के ऊपर हमने कुछ न कुछ चार्ज डाल दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ चार्ज डाल दिया, और उसकी वजह से जस्ट वेट, एक दूसरा सिचुएशन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि बहुत बार फोकस किया जाता है, जिसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं मोस्टली, which is also based on the same fact that sigma is proportional to the electric intensity. Okay, see here, suppose that there are two spheres. One is the of radius r1, and suppose this is another is of radius r2. Okay, first of all, we'll just try to see if suppose that there are two spheres which are going to be of the same radius. मान लो ये फर्स्ट वाला स्पीयर और दूसरा वाला स्पीयर दोनों का रेडियस सेम है r सपोज। ठीक है, और अगर इन दोनों के ऊपर हमने अगर q1 और q2 इतना चार्ज अगर डाल दिया, and suppose by default that q1 is going to be greater than q2, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका चार्ज ज्यादा होने की वजह से जरूर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा बनेगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ज्यादा बनेगा। ये समझ सकते हैं आराम से। एंड सिंस दिस q1 is greater than q2, if suppose the both of these spheres are just connected by a conducting wire, suppose for example एक वायर यूज करके अगर हमने इन दोनों स्पीयर्स को अगर कनेक्ट कर दिया इस तरह से, देखो, तो उस केस में क्या होगा, there will be a redistribution of the charges, and this redistribution of charges will be such that in this case the total charge will just get divided into equal parts. Okay, इसके ऊपर q1 चार्ज है, इसके ऊपर सपोज q2 चार्ज है, और दोनों का रेडियस अगर सेम है, तो उस केस में क्या होगा कि whenever we will just connect these two spheres by a wire, then there will be a flow of charge from one sphere to other sphere. So the sphere which have more charge will just donate the extra charge it has, so that the charge on both of the spheres just become equal. So basically the total charge on the first sphere, देखो क्योंकि टोटल चार्ज दोनों स्पीयर्स के ऊपर का कितना है बताओ, so the total charge of the on this whole both of these spheres will be actually equal to q1 plus q2, right? Correct है? And since both of these spheres are equal in radius, what happens here is the distribution is going to be equal. Distribution जो है वो यहाँ पे identical होगा। Identical in the sense the distribution will be such that both of these spheres will get the same charge. ठीक है ना, so same charge दोनों के ऊपर आने वाला है। जो दो टोटल चार्ज जो q1 plus q2 है वो डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, and the first sphere will get a charge of q1 plus q2 divided by 2, correct है? And the second one will get a charge which is going to be actually again q1 plus q2 upon 2 only. That's it. We can call this the charge kept on the first sphere to be simply q1 dash, चलेगा ना? And the charge which is formed on the second sphere can be supposed to be q2 dash. Dash मतलब final वाला. So this is the simple situation in which the two spheres, when just they are touched to each other, and just they are separated from each other, then they will just have the charge which is half of the total charge on them, both of them. Remember, for example, अभी तुमको मैं तीन क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आंसर तुमको चैट बॉक्स में डालना है फटाफट है। Be active and be alert. First is that suppose the first sphere has a charge of
plus 15 coulomb, and a second sphere has a charge of minus 10 coulomb. Okay, and suppose these two spheres are of same radius and just connected to each other by a wire, then how much charge will be there in the on the first sphere after connection, and how much charge will be there in the on the second sphere after connection? Put it in the chat box fast. Just apply this concept we have just learned so far. अभी जो हमने concept learn किया देखा, तो वो यहाँ पे apply करो, जो कहता है कि each of the spheres will get a equal charge which is equal to half of the total charge on them before they are connected. देखो सीधी बात है, यहाँ पे जब उनका कनेक्शन हमने किया तो उस कनेक्शन करने से पहले फर्स्ट पेयर पे कितना चार्ज था? 15 कूलम, उसको हम Q1 बोल देंगे, चलेगा। और सेकेंड स्पीयर पे कितना चार्ज था? -10 कूलम, जिसको हम Q2 बोल सकते हैं। व्हाट इज द टोटल चार्ज? कैन यू फाइंड आउट? Q1 प्लस Q2 कितना आ रहा है? 5 कूलम आ रहा है, करेक्ट है? दिस 5, यस यस, वेरी गुड अंकिता। सो दिस 5 कूलम will just be equally divided in two parts, and each of these spheres will just get 5.5 2.5 coulomb 2.5 coulomb in this way, correct hai? So each of these spheres will get a positive charge of 2.5 coulomb. Remember, this is the first example. Just take the second one. Okay, suppose the first sphere is having the charge of -30 coulomb, and the second sphere is having a charge of plus 20 coulomb. Okay, and suppose they are connected to each other and just again they separated at the same distance. How much charge each of these spheres will acquire? -5, really, -5. Why? Because the total charge is going to be negative, right? So -30 plus 20 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? -10 मिलेगा ना। -10 has to be put in two different parts. So you can split them into two different parts, which splits up as -5 and -5 as well in this way. Getting this correctly? अच्छा, अगर सपोज तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, अगर सपोज हमारे पास दो स्पीयर्स है सेम वैसे ही, और फर्स्ट स्पीयर के ऊपर अगर मान लो -40 चार्ज है, ठीक है, और सेकेंड स्पीयर के ऊपर सपोज कि -60 इतना चार्ज है। ओके, हाउ मच चार्ज विल बी देयर ऑन बोथ ऑफ द स्पीयर्स आफ्टर कनेक्शन? लेट्स फाइंड इट आउट फर्स्ट. If they are connected to each other, how much charge they will acquire? 10 or -10? Should be -10. See here, -40 or -10 कैसे आया गीता? That is wrong answer. See here, -40 and -60 adds up to -100 actually, correct है? Yes, -100 when split up in two equal parts comes out to be -50 and -50. Remember, charges are not like masses. Okay, mass is always positive. It's never is going to be negative. But charges are not like masses. They can be positive or it may be negative. So in that case, we have to be sure in this case. Yes, I have seen the negative sign also, and that's why I said that it's correct. -50 is going to be the correct answer. Okay. और एक एग्जांपल देता हूँ. अगर समझो कि एक फर्स्ट चार्ज के ऊपर 10 कूलम चार्ज है, ओके, एंड सेकेंड जो चार्ज है तो -10 कूलम इतना चार्ज है, एंड सपोज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ मच चार्ज विल बी देयर आफ्टर कनेक्शन? Yes, 0. Very good, because both of these charges will just cancel each other. The charges on both of these pairs will just cancel each other, and hence the total charge will be 0, and hence both of these pairs will acquire a 0 charge. That means that both of these pairs will just be neutral after they are kept into contact.
or brought into contact. But all these things will happen only when radius is going to be the same. Do you agree with this? Radius is going to be the same. We are not talked about the situation in which the radius is different so far. अभी हमको ये consider करना है कि suppose that radius is different and suppose that r1 is less than r2 and suppose that the first sphere is kept a charge of q1. okay, ये जो है first sphere के ऊपर q1 इतना charge हमने डाल दिया, no doubt q1 is the charge kept on the first sphere and suppose the second sphere is provided with the charge of q2. suppose उसके भी सरफेस पे हमने q2 इतना चार्ज रख दिया, ठीक है। अभी सोचो q1 एंड q2 इतने चार्जेस हमने इन दोनों के सरफेसेस पे रख दिए हैं, ठीक है। अभी अगर सपोज इन दोनों को हमने कनेक्ट किया फिर से, तो अभी देखो ठीक से कनेक्ट किया, अभी कनेक्ट करने के बाद इनका रेडियस अलग अलग है। अभी हमको हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द न्यू चार्ज ऑन द होल system. That means what will be the total new charges on both of these spheres individually. ये फर्स्ट वाला जो स्पीयर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज मिलेगा which we can call it as q1 dash. सेकेंड स्पीयर के ऊपर भी कुछ ना कुछ अलग चार्ज फॉर्म होगा which we can call it as q2 dash. अब ये मत बोलो कि ये जो q1 dash और q2 dash है वो जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही होगा। q1 dash will be actually equal to q1 plus q2 upon 2 and q2 dash will be actually again will be equal to q1 plus q2 upon 2. No, this is not going to happen here in this case. Why? Because the two spheres are not going to be identical here. यहाँ पे ये दोनों spheres जो है वो identical नहीं है, उनकी रेडियस देख रहे हो, ये रेडियस छोटा है, ये रेडियस बड़ा है, तो रेडियस अलग अलग होने के कारण ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये दोनों स्पीयर्स के ऊपर हमने अलग अलग चार्ज डाल दिया और इनका जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। No, it is not going to get distributed equally, but it is going to be distributed holding some condition. एक condition वहां पे हमको लगाना पड़ेगा जो कि whenever the two spheres are connected to each other by a wire, what happens is the potential becomes same. Remember, whenever the two spheres are connected to each other, what happens is potential remains the same. चार्ज है। अभी देखो एक सिंपल सा बात, इसी बात देखो यहाँ पे कि अगर मान लो कि एक टैंक के अंदर सपोज दो टैंक्स हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल तुमको देता हूँ। अगर मान लो इस टैंक के अंदर इधर हाई लेवल पे पानी है और इस टैंक के अंदर लोअर लेवल तक वाटर भरा हुआ है। अगर हमने इन दोनों टैंक्स को अगर एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से ये पाइप कनेक्ट कर दिया बीच में, तो क्या बोल सकते हो ये टैंक सपोज ए है और ये टैंक बी है। अभी पानी कहां से कहां तक फ्लो होगा? जरूर ए से बी की तरफ ही फ्लो होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ए का लेवल ज्यादा है। देख रहे हो ठीक से, लेवल एंड लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द लेवल ऑफ वाटर देयर इन द टैंक बी हियर। करेक्ट है? एंड दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट सी दैट द वाटर ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। इज नॉट दैट, सी अगर सपोज ऐसा है कि ये जो टैंक ए जो है, ये फर्स्ट वाला जो टैंक है उसके अंदर बहुत कम पानी है, ये देखो ठीक से, लेकिन उसका लेवल ज्यादा है। और जो दूसरा टैंक है तो उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, ये देखो ठीक से, पानी तो काफी ज्यादा है लेकिन उसका लेवल ही कम है। ये देखो ठीक से, अगर हम अमाउंट ऑफ वाटर को अगर कंपेयर करते हैं तो ये सपोज टैंक ए है और ये सपोज टैंक बी है, तो एंड सपोज वी जस्ट कनेक्ट दिस टू टैंक्स बाय यूजिंग अ पाइप। एक पाइप को यूज करके अगर हम इन दोनों टैंक्स को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उसके प्रोसेस में देखो क्या होगा, कौन से टैंक से कौन से टैंक की तरफ पानी फ्लो होगा। व्हाट कैन वी से? लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए का लेवल ज्यादा है, बी का लेवल कम है, ठीक है। लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए के अंदर कम अमाउंट ऑफ वाटर है जबकि बी के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है। बताओ फटाफट, बी एक्टिव। वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, क्या समझते हो?
वेरी सिंपल। B2A, अरे यश, ए के अंदर मैंने क्या बताया कि ए का लेवल ज्यादा है, लेवल, ठीक है, लेवल ज्यादा है, और बी के अंदर लेवल कम है। ये देखो, ये लेवल देख रहे हो, लेकिन सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर के बारे में अगर बात करते हैं तो ये ए मतलब जस्ट लाइक इट इज अ ग्लास, ठीक है ना, वाटर का जो ग्लास है, और बोतल है एक, सपोज बोतल विच इज केप्ट एट अ हायर लेवल, एंड दिस सपोज दिस बी जो है, बी इज अ कंटेनर विच इज जस्ट लाइक अ समंदर, सी, सपोज लाइक दिस। सी के अंदर तो बहुत ज्यादा वाटर होता है कि नहीं, लेकिन ग्लास के अंदर या बोतल के अंदर कम वाटर है। लेकिन अगर बोतल अगर हाई लेवल पे है, हाई लेवल पे, और अगर उसको हमने एक पाइप जोड़ दिया और समंदर के साथ अगर कनेक्ट कर दिया, तो पानी जो है वो हाई लेवल से, मतलब बोतल में से समंदर के अंदर जाएगा। भले समंदर के अंदर बहुत सारा पानी है, डजंट मैटर, it doesn't matter. That means the amount of water doesn't decide where the water flow should flow from object, one object to another object, but who decides the water flow, water कहां से कहां तक फ्लो होगा, ये कौन डिसाइड करता है, लेवल डिसाइड करता है, ठीक है ना, लेवल, ना कि अमाउंट ऑफ वाटर। तो इन द सेम वे हियर इन दिस केस, इफ वी सी दिस Q1 एंड Q2, अमाउंट ऑफ चार्ज भले इसके अंदर ज्यादा हो या कम हो, doesn't matter at all. What matters here is the potential actually. The potential of this first sphere can be considered as V1, and the potential of the second sphere can be considered as V2, electric potential. Obviously electric potential is the level, it is just similar to level. तो लेवल जो होता है, तो लेवल का ही काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है। तो पोटेंशियल डिसाइड्स whether the charge will flow from the first sphere to second sphere or the second sphere to first one here. तो ये अगर मान लो ये फर्स्ट स्फीयर को हम A बोल के रखते हैं, और इस सेकंड स्फीयर को अगर हम B बोल के रखते हैं, तो चार्ज A से B की तरफ फ्लो होगा या B से A की तरफ फ्लो होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पोटेंशियल डिसाइड करेगा। अगर पोटेंशियल V1 is greater than V2, then the charge will flow from A to B, remember. But on the other hand, if suppose this V2 is going to be greater than V1, then the charge will flow from B to A back in this way. So that is the basic difference we have to understand. ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर, इस फर्स्ट स्फीयर के अंदर हमने अगर ज्यादा चार्ज डाल दिया और उसकी वजह से वो हमेशा फर्स्ट स्फीयर से सेकंड स्फीयर की तरफ ही चार्ज फ्लो होगा, नहीं। पोटेंशियल मैटर्स, पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो वहां से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो होगा। ये तो तुमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड से शायद सुनते आ रहे हो कि द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दैट इज व्हाट वी वांट टू मेक इट श्योर हियर, ठीक है ना, मेक इट क्लियर हियर। सो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से कम पोटेंशियल वाले रीजन के ऊपर चार्ज फ्लो होगा। अभी बात आती है कि पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, potential V1 of the first sphere can be found out to be simply equal to 1/4 pi epsilon naught into the charge Q1 upon R1, करेक्ट है। तो उसका जो रेडियस है तो वो हम मान लेते हैं सपोज R1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा R1। और फिर सेकंड जो पोटेंशियल है, सेकंड वाला जो स्फीयर है, उसका पोटेंशियल कितना है, तो हम मान लेते हैं, once again we can just use the same formula for potential, that is 1/4 pi epsilon naught into this is Q2 upon R2, करेक्ट है। तो दिस इज द पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल दोनों का हमको मिल गया। अभी V1 ग्रेटर देन V2 है या V1 लेस देन V2 है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये Q1 upon R1 का रेशियो डिसाइड करेगा। बिल्कुल, Q1 upon R1 और Q2 upon R2, ये रेशियो के हिसाब से हमको ये पता चलेगा कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है। In which case we can just be able to guess that the current will flow from which sphere to which sphere. चलो ठीक है, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, redistribution तो होने वाला है, no doubt. But when the redistribution will take place, the new charge on the first sphere and the new charge on the first and second sphere
will be such that the final potential will remain the same. क्योंकि चार्ज कब तक फ्लो होगा, यहाँ पे भी देखो पानी फ्लो कब तक होता है, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता है कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर हम ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो पानी तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों के अंदर सेम पोटेंशियल तक, मतलब सेम लेवल तक पानी नहीं चढ़ जाता। मतलब यहाँ से इसका थोड़ा कम होके यहाँ पे आएगा और इसका लेवल थोड़ा बढ़ के इधर तक आएगा, और दोनों का लेवल जब सेम हो जाएगा तब यहाँ पे पानी का फ्लो होना बंद हो जाएगा। करेक्ट है। तो पानी वाटर विल स्टॉप फ्लोइंग ओनली व्हेन द बोथ ऑफ दिस tanks will be at same potential, so in the same or level, same level. So in the same way where here in the electrostatics, what happens is the charge continues to flow so far as there is a potential difference. Once the both of these pairs acquire the same potential, then the flow of charge from one sphere to another one will stop. So flow will stop only when the potentials of both of these spheres will become same. That means when the redistribution will be complete, what will happen is v1 dash will actually be same as v2 dash. Dash मतलब क्या है यहाँ पे final distribution होने के बाद का जो potential है वो same रहने वाला है. That means the new charge q1 dash and q2 dash will be such that the 1/4 pi epsilon naught into q1 dash upon r1 will be going to be same as 1/4 pi epsilon naught into q2 dash upon r2. करेक्ट है। तो ये हमको मिलेगा, which means that here q1 dash, अभी ये तो चलो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा कैंसिल होके बचेगा क्या हमारा q1 dash upon r1 is going to be same as q2 dash upon r2। करेक्ट है। जिससे ही हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि q1 dash upon q2 dash is actually going to be equal to r1 upon r2, which means that the charges get distributed in the ratio of the radii of these spheres. तो इन दोनों spheres के जो radii है तो उन radii के रेशियो में ये चार्ज बढ़ता है। जबकि अब देखो एक बात कि लेकिन टोटल चार्ज तो सेम ही रहने वाला है कि नहीं, क्योंकि टोटल चार्ज पहले कितना था q1 plus q2, और जब redistribute हो गया some charge will just be flow from one sphere to another sphere, but because of that the total charge will never change, total charge will be the same only. So the total charge here will be q1 dash plus q2 dash, still same as q1 plus q2, and hence that means in short what we have to do is we have to divide this q1 plus q2 in two parts whose ratio is r1:r2। करेक्ट है। तो r1:r2 इस रेशियो में हमको इसको बांटना है। ठीक है। तो q1 plus q2 को अगर हम r1:r2 रेशियो में बांट देते हैं तो वो जो डिवीजन मिलता है वही दोनों के ऊपर का फाइनल चार्ज रहने वाला है जब उनको कनेक्ट किया जाता है। अभी इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको, तो उसका आंसर बताना ओरली। देखो पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल तुम करना। देखो ठीक से, एक फर्स्ट स्फीयर एंड देयर इज अ सेकंड स्फीयर। सपोज द फर्स्ट स्फीयर इज ऑफ रेडियस r1 which is going to be equal to 5 meter, okay, and the second sphere is having the radius of 10 meter, okay, and suppose that the first sphere is given a charge of suppose 300 microcoulomb। चलो माइक्रोकूलम छोड़ो, माइक्रोकूलम वो तो यूनिट तो सेम ही रहने वाला है दोनों का। and suppose the second sphere is given a charge of suppose yes 60 microcoulomb, no doubt, okay। देखो ठीक से यहाँ पे the q1 q2 r1 r2 सब कुछ तो दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, but what we have to do here is we have to find out the new charge on the whole system when they are connected to each other। जब इन दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट करने के बाद उनके ऊपर कितने चार्जेस आएंगे वो हमको ढूंढ के निकालना है। और जब यहाँ पे नोट करो ठीक से कि रेडियस जो है वो अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है ना, रेडियस सेम नहीं है। अगर रेडियस सेम होता तो बिल्कुल वो सिंपल सिचुएशन बन जाता जो हमने ऑलरेडी पहले ही ऑलरेडी किया ओरली। तो उस केस में हम क्या करते थे 300 और 60 इन दोनों को ऐड करते थे 360 आता,
360 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते, दैट इज 180 एंड 180, दैट्स ऑल। इतना सिंपल सम होता था वो। लेकिन अब यहाँ पे वो ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो, वी हैव टू स्टिल फाइंड आउट द Q1 प्लस Q2, नो डाउट। Q1 प्लस Q2 तो हमको फाइंड करना ही पड़ेगा, जो कि 300 प्लस 60 जो बनता है 360 माइक्रोकूलम, नो डाउट। तो Q1 plus Q2 तो हमको मिल गया 360. Now what we have to do is we have to divide this Q1 plus Q2 in two parts which are in the radius of the ratio of their radii. तो देखो इनके रेडियस के रेशियो में हमको उसको बांटना है Q1 plus Q2 को। Can we do it? See here 360 को तुम बांट सकते हो दो पार्ट्स में जिनका रेडियस का रेशियो, मतलब अभी रेडियस का रेशियो कितना है बताओ, 5:10, मतलब कितना हो गया वो। What is the ratio of radii? Tell me. R1 is to R2 कितना है? It is going to be 5:10, which must be equal to 1:2, correct है? 1:2. अभी इस 1:2 रेशियो में हमको इसको बांटना है, किसको? 360 को। Can we divide it? 360 को अगर 1:2 रेशियो में बांट देंगे तो हमको फर्स्ट पार्ट कितना मिलेगा, देखो 1/1 plus 2 into 360, और दूसरा पार्ट हमको मिलेगा 2/1 plus 2, okay, 2/1 plus 2 into 360, that's it। तो ये हो गए हमारे दोनों पार्ट्स। तो करो 1/1 plus 2 मतलब 1/3 ना, 1/3 of 360, how much it comes out to be? 120, देखो इट से, and here it is 2/3 times of 360, which comes out to be 240, that's all। 240 microcoulomb and 120 microcoulomb। That means the first sphere which was carrying the charge of 300 microcoulomb has lost a charge, and the final charge on the first sphere comes out to be Q1 dash, which is equal to 120 microcoulomb only, whereas the second sphere which has a charge of 60 microcoulomb only gains the charge, and gain होने के बाद उसके अंदर कितना चार्ज बनता है, 240 माइक्रोकूलम इतना चार्ज आता है। तो अगर तुमको पूछा जाए कि हाउ मच चार्ज हैज बीन लॉस्ट बाय Q1, तो क्या कहेंगे, 300 minus 120 कर दो, it's 180, that's it। and how much charge has been gained by the second sphere, no doubt 60 को माइनस करो 240 से, फिर भी 180 आएगा, but this is the 180 of coulomb of charge has been gained by the second sphere, whereas it has lost from the first sphere, obviously। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमको इस तरह से टैकल करने पड़ेंगे, समझा ठीक से? अगर कोई डाउट है तो पूछो जरूर तुरंत, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व सम्स बेस्ड ऑन दिस नाउ। तुमको आंसर करने हैं अभी चैट बॉक्स के अंदर, आएगा ना? ठीक है, बताओ फिर। देखो suppose the first sphere is having the radius R1, which is going to be equal to 18 centimeter, okay, and the second sphere is having the radius of R2, which is 24 centimeter, okay, and suppose that a charge of 200 microcoulomb and 500 microcoulomb is just kept on the two spheres. Remember, Q1 and Q2 is already given. Just try to find out the redistribution charges. When the two spheres are connected by a wire, then how much charge will be acquired by both of these spheres? Tell me fast. What will be the value of Q1 dash and Q2 dash? In the chat box, fast, quick. Okay. Prathamesh is saying that first charge will be 350. Ankita is saying that radius ka ratio 9:12 hai. Why 9:12? You can just reduce it till still further, 3:4, isn't it?
रेडियस का रेशियो 3:4 बोल सकते कि नहीं? देखो R1:R2, हाउ मच इट इज? 18:24, करेक्ट है? 18:24 मतलब 6 से अगर रिड्यूस करेंगे ना इसको, तो 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24, करेक्ट? तो 3:4 हो गया ना रेशियो। अच्छा, लेकिन टोटल चार्ज कितना है देखो, 200 plus 500, how much it comes out to be? 700, right? That means we have to just divide this 700 microcoulomb charge in two parts whose ratio is going to be 3:4. देखो ठीक से 700 को 3:4 रेशियो में कैसे बांटने का? तो देखो फर्स्ट पार्ट विल बी 3/3 plus 4 into 700, और सेकेंड पार्ट विल बी दिस 4/3 plus 4 into 700. 700 को ही बांटना है ना, तो 700 को क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का पहले 3/3 plus 4 से, ओके? और फिर सेकेंड पार्ट मिलने के लिए 700 को ही मल्टीप्लाई करने का 4/3 plus 4 से। ये टेक्निक आएगा समझ में ठीक से? पहले बताओ। Then you can easily find out the charges Q1 and Q2, no doubt. But ये टेक्निक समझ में आएगा ठीक से? चेक करो एक बार ठीक से। You have to just divide the charges in the ratio of radii. Okay, टोटल चार्ज को हमको डिवाइड करना है रेडियस के रेशियो में, और रेडियस का रेशियो में डिवाइड कैसे करते हो तो उनको पता है ऑलरेडी। So the first sphere will acquire a charge of 300 microcoulomb and the second sphere will acquire a charge of 400 microcoulomb, no doubt, because we want to divide 700 in ratio of 3:4. तो 3:4 रेशियो में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो Q1 is obtained to be 300 microcoulomb and Q2 is obtained to be Q2 dash is obtained to be 400 microcoulomb. बट अभी देखो Q1 कितना था पहले? 200 था ना, तो 200 से वो 300 हो गया, दैट मीन्स इट हैज गेन्ड चार्ज, राइट? गेन हो गया उसका चार्ज। और ये जो 500 था पहले, तो वो अभी 400 बन गया, मतलब it has lost the 100 coulomb of charge, 100 microcoulomb charge. That means charge has flown from B to A in this case. Okay, B से A की तरफ, मतलब सेकेंड स्पीयर से फर्स्ट स्पीयर की तरफ चार्ज फ्लो हुआ है, और वो भी कितना? 100 coulomb. That's it. So in this way we can just get the charge flowing and also the final total charge on the whole system. And this technique of dividing some number into two parts whose ratio is given is also very important. We have to use this technique many times in this chapter. Okay, not only this in this case here, but we have to use this in many times in large number of examples also. अच्छा, इसका एक सिंपल सा और एक बात ये भी है कि अगर ये दोनों अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करने से क्या होता है कि वो इक्विपोटेंशियल बन जाता है, मतलब सेम पोटेंशियल पे दोनों आ जाते हैं। तो एक बात यहाँ पे सोचो कि अगर ये एक स्पीयर, छोटा स्पीयर, और ये एक बड़ा स्पीयर अगर ऐसा है, तो अभी इसमें अगर ये दोनों को हम अगर कनेक्ट नहीं करते हैं, इन दोनों को अगर हम जस्ट मर्ज कर देते हैं, ठीक है? मर्ज मतलब सपोज ये जो स्पीयर है, इन दोनों को थोड़ा नजदीक लाके इस तरह से मर्ज कर देते हैं, तो एक ही बॉडी बन जाएगा वो, ठीक है ना? और इस बॉडी के ऊपर अगर सपोज हम यहाँ पे कोई चार्ज डाल देंगे, पूरे बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज अगर डाल देंगे, तो दैट चार्ज विल get automatically get distributed, but not uniformly, but non-uniformly on the whole body. तो इस पूरे बॉडी के ऊपर जो है ना, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जिसकी वजह से अब देखो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि R1 जिसका रेडियस कम था, तो अच्छा, इसमें एक और बात हम समझ सकते हैं कि Q1/R1 Q1'/R1' इक्वल टू Q2'/R2 बनता है कि नहीं? ठीक है, if we just try to express this Q1' and Q2' in terms of the surface charge density, then what we can say? अगर इस Q1' को और Q2' को अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी
क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है कि नहीं। तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इनटू एरिया होगा, राइट। सो इसलिए फिर क्यू डैश के बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखो यही स्टेटमेंट जो है वो मैं चलो ये वाला स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये वाला जो कि हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, सपोज Q1 dash upon Q2 dash is going to be actually equal to R1 upon R2, correct है। That means the charges get distributed in the ratio of the radii. Okay, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, और अगर इसको हम अगर सिग्मा के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो देखो क्या होगा, इस Q1 डैश के बदले क्या आएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, करेक्ट है, चार्ज इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो Q1 डैश के बदले क्या आएगा, सिग्मा 1, that means the surface charge density of this first sphere multiplied by this area of the first sphere, which is going to be 4 pi r1 square, okay, that is to be divided by Q2 dash के बदले देखो क्या आएगा, Q2 dash again the same formula, Q is equal to sigma into A, that means the charge is equal to surface charge density into area, so that is sigma 2, which is the surface charge density on the second surface of the sphere, that is B, and that is multiplied by the surface area of the second sphere, which is 4 pi r2 square, correct है, and this ratio is going to be equal to r1 upon r2 as well. So you can just cancel this r1 both sides and r2 also from both sides, and this 4 pi will straight get cancelled, and we can get that sigma 1 upon into r1 upon, here it is sigma 2 into r2, which is going to be equal to 1, which means that sigma 1 into r1 is going to be equal to sigma 2 into r2, correct है, which means that the product of sigma and the radius r is going to be constant at every point, right? So that is what we want to make sure here, ये जो है sigma into r remains constant, that means अभी देखो यहाँ पे if we just focus on this part of the body, ये पार्ट पे अगर हम फोकस करते हैं तो पता चलता है कि उसका जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे R1, करेक्ट है, इसको अगर हमने R1 बोल के रख दिया, ये R1 है सपोज, तो उधर का उस पॉइंट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसको हम सिग्मा 1 बोल के रख देंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एंड R विल रिमेन कांस्टेंट, दैट मींस इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस सेकंड पार्ट हियर, इसी बॉडी का अगर एक दूसरा ये वाला पार्ट अगर हम फोकस करते हैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा ज्यादा है, देख रहे हो यहाँ पे, the radius of curvature of this portion is going to be R2, which is going to be greater, so that the surface charge density on this portion will be suppose sigma 2. Then according to this relationship, that is sigma 1 into R1 is equal to sigma 2 into R2, means that जहाँ पे रेडियस कम होता है, यहाँ पे देखो ना रेडियस कम है कि नहीं, तो इसका मतलब वहां पे सिग्मा 1 ज्यादा होगा, है कि नहीं, और जहाँ पे रेडियस ज्यादा होता है तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, that means the sigma, which is surface charge density, is always inversely proportional to the radius. ये बहुत पते की बात हमको पता चल गई, देखो ठीक से, जो सिग्मा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझ जैसी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको एक बॉडी का एग्जांपल दे दिया, देखो ऐसा एक बॉडी है मान लो, ठीक है, देखो इधर यहाँ पे अभी एक बॉडी है, इसके ऊपर अगर मैंने चार्ज रख दिया, ठीक है, सपोज सम चार्ज इज केप्ट ऑन दिस होल बॉडी, देन चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोमेटिकली, उसके ऊपर जो जैसे हम चार्ज रख देंगे तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा, लेकिन कौन से रीजन में चार्ज ज्यादा क्राउडेड रहेगा और कौन से रीजन में चार्ज कम क्राउडेड रहेगा, कौन बताएगा और क्यों? देखो उसका आंसर ये है, हमको लॉजिक ये यूज करना है, देखो ठीक से, कि जहां पे जिस पोर्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा,
और जिस सरफेस पे, हाँ, जिस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कम रहेगा। मतलब चार्ज विल हैव अ टेंडेंसी टू क्राउड एट शार्प कॉर्नर्स। दैट मीन्स देखो यहाँ पे ये देख सकते हो पार्ट, ये जो पार्ट है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। इफ यू जस्ट से इट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी वजह से वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो भी उस प्रोपोर्शन में रहेगा। So that means the charge will be crowded at this point here because the charge is radius is very small. But at the same time, if we just see here, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेडियस तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है कि नहीं, ये हो सकता है कि 6 है। तो because of that, the surface charge density here will be accordingly less in this case. तो यहाँ पे थोड़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो थोड़ा कम रहेगा, देख सकते हो ठीक से। इधर यहाँ पे कंपैरिजन में यहाँ पे जो क्राउड है वो थोड़ा कम है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट अगर देखते हो, ये पूरा पार्ट, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर देखते हो ठीक से, तो इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज वेरी वेरी लार्ज लाइक दिस। करेक्ट है, इतना बड़ा स्फीयर का वो ये रहने वाला है रेडियस, मतलब इतने बड़े स्फीयर का वो एक छोटा पार्ट रहने वाला है। We can just draw it in this way here. Okay, अभी इसका रेडियस देखो कितना बड़ा है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा तो रेडियस तो जरूर 10 के आसपास होगा जरूर, है कि नहीं, 10। तो इसलिए इस रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, उस रीजन में सरफेस चार्ज डेंसिटी भी उतना थोड़ा लेस क्राउडेड रहेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी लेस इन दिस वे एज कंपेयर टू दिस वन और दिस वन हियर। व्हाई? बिकॉज रेडियस इज वेरी स्मॉल देयर, एंड रेडियस छोटा होने की वजह से वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा था, जबकि यहाँ पे रेडियस बड़ा होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी थोड़ा कम हो गया। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसका रेडियस तो बहुत छोटा दिख रहा है, मे बी एट लाइक 1। so there will be a very very large amount of charge density like this. So the charge will have a tendency to contract or tendency to collect at these corners in this way. और यहाँ पे तो रेडियस उल्टा हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नेगेटिव हो गया, तो इसलिए वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत कम रहेगा। लेकिन अगेन एट दिस पॉइंट हियर इफ वी जस्ट सी द रेडियस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। कैन यू सी एट दिस पॉइंट, ये जो है कितना शार्प कॉर्नर है। शार्प कॉर्नर होने का मतलब है उसका रेडियस जो है वो बहुत छोटा होने वाला है, 0.5, 0.01, 0.001 से भी छोटा होने वाला है। और ऐसे केस में यहाँ पे जो चार्ज है इट विल रिमेन वेरी वेरी क्राउडेड लाइक दिस, and hence the charge will have a tendency to collect at these corners in this way. तो यहाँ पे जितना क्राउड रहेगा चार्ज का उतना किधर भी नहीं रह सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शार्प कॉर्नर है। तो जितना कॉर्नर शार्प उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम और उतना सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और जितना सरफेस लेस कर्व, मतलब जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा तो उतना सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, ये होता है। जस्ट इफ यू सी दिस बॉडी ऑफ दिस टाइप, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो बहुत कम क्राउडेड रहेगा। ये दिस इज जस्ट लाइक अ फ्लैट सरफेस, सो इट विल द चार्ज विल बी वेरी वाइडली सेपरेटेड हियर, बट इट विल जस्ट हैव अ क्राउड लाइक दिस हियर। तो यहाँ पे वो क्राउडेड रहेगा, ओके। लेकिन अगेन इट विल बी जस्ट वाइडली सेपरेटेड एट दिस पॉइंट्स वेयर द surface charge where the radius of curvature is somewhat greater, and it will again be crowded at these points here. तो यहाँ पे वो ज्यादा crowded रहेगा, again it will remain widely separated in this way. देख रहे हो यहाँ पे surface charge density ज्यादा है, यहाँ पे भी surface charge density ज्यादा है, लेकिन इन regions पे जहाँ की radius बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे surface charge density कम है, और यहाँ पे तो actually होना ही नहीं चाहिए। We should say that the charge will not be present at this point here because the radius of curvature is reversed. ऐसा होता है ना radius of curvature, वो ये तो उल्टा हो गया, तो इसलिए फिर इस केस में surface charge density बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। The charge will not have a tendency to get into the concavity or cavities. याद है तुमको एक ग्रेविटेशन में हमने एक रूल देखा था, there is no gravity in cavity.
और इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी एक शील्डिंग इफेक्ट करके पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इफ सपोज देयर इज अ होलो स्फीयर, then there is no electric field in the interior of this hollow sphere, and that is because of the same reason that there is no gravity in cavity, or we can say there is no electric field in the interior of a concave surface. तो ये concave surface जो है, तो उसके अंदर यहाँ पे इस रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस इक्वेशन के द्वारा, करेक्ट है। तो इसलिए अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा भी बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे बहुत वीक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि सिग्मा ही ऑलरेडी स्ट्रांग है, ज्यादा है। तो ये सब चीजें हमको अच्छी तरह समझनी है इन दिस वे, ओके। सो चलो, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। We have seen the concept of charge distribution in this lecture. Next lecture में हम plane sheets के बारे में बात करेंगे, ठीक है। That's all for so next lecture. Thank you all of you. अच्छा,